नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अहिवारा में बरघोड़ा व शोभा यात्रा का आयोजन, समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके प्रमुख रूप से हुई शामिल। प्रदेश के मुखिया ने किया आयुर्वेदिक केंद्र का शुभारंभ, 27 एकड़ भूमि में बनेगा आयुर्वेदिक औषधि यूनिट। स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद हुए पुलिस के जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, 1 वर्ष के भीतर शहीद हुए पुलिस जवानों के नामों का किया गया पठन। भद्रकाली मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन, हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का हुआ सम्मान। अब खबरें विस्तार से। जैन धर्म के अनुसार सांसारिक जीवन त्याग कर साध्वी जीवन व्यतीत करने जा रही मुमुक्षु रोशनी बाफना और पलक डांगी के दीक्षा संस्करण के पूर्व अहिवारा में आयोजित बरघोड़ा शोभा यात्रा एवं अभिनंदन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके विशेष रूप से शामिल हुई। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद रेणुका सिंह, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री व विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल, सह संगठन मंत्री पवन साय इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। मनुष्य कई योनियों में जन्म लेता है, जिनमें से एक योनि मानव योनि होती है। इस योनि में मोक्ष को प्राप्त करना एक परम कल्याण का अवसर है। हमारे ग्रंथों के अनुसार जीवन के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। जैन धर्म के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र से प्राप्त किया जा सकता है। दीक्षा प्राप्त करना इस मोक्ष प्राप्ति की राह में अग्रसर होना है। अहिवारा में मुमुक्षु रोशनी बाफना एवं पलक डांगी की स्वागत अभिनंदन एवं शोभा यात्रा बाफना निवास से होकर दशहरा मैदान अहिवारा तक निकली। इस दौरान नगर में जगह जगह लोगों ने भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर मुमुक्षु बहनों का अभिनंदन किया। पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना की भतीजी रोशनी बाफना के बरघोड़ा व सम्मान समारोह में पहुंचे महामहिम अनुसुईया उइके ने कहा, समाज के प्रबुद्ध जनों और संतों को नमन करती हूँ, साथ ही महावीर स्वामी को नमन करते हुए उन्हें स्मरण करती हूँ। यह ऐसा समारोह है जो परिवारजनों के लिए गर्व की अनुभूति के साथ साथ अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दुख भी होता है। मेरी भतीजी सुश्री रोशनी बाफना पिछले 8-10 वर्षों से वैराग्य जीवन जी रही थी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, मगर उसके अंदर संयम साधना कूट कूट कर भरी भी थी। 1.5 महीना पहले हम सब पारिवारिक जन विवश हो गए उसकी संयम साधना के सामने में और अनुमति प्रदान की। 28 अक्टूबर को राजस्थान के ब्यावर में आचार्य रामलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में उसकी दीक्षा होगी। आज जैन श्री संघ अहिवारा और छत्तीसगढ़ के समस्त जैन श्री संघों के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा उसका भव्य अभिनंदन बरघोड़ा और शोभा यात्रा का कार्यक्रम था, जिसमें हजारों की संख्या में सुबह 9 बजे से संतोषी मंदिर से लेकर 2.5-3 किलोमीटर की दूरी में लगातार हर जैन अजैन सभी समाज के लोगों ने भव्य उसका अभिनंदन किया, स्वागत किया। और आज छत्तीसगढ़ के सभी राजनीतिक दल के लोग, महामहिम राज्यपाल जी सहित 2 केंद्रीय मंत्री और हजारों की संख्या में क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए, जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। मैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और उज्जवल भविष्य की रोशनी की कामना करता हूँ कि वो अपने संयम मार्ग पर एकदम दृढ़ संकल्पित होकर अपने जीवन का निर्वाह करें। ये जो कार्यक्रम है अद्भुत कार्यक्रम और वर्षों इंतजार के बाद में ये कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिलता है। न केवल बाफना परिवार के लिए गौरव का दिन है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ हम सब के लिए गौरव का दिन है कि हमारे मित्र की लाडली बेटी रोशनी बाफना 28 तारीख को दीक्षा लेने जा रही है और उस कड़ी में इस कार्यक्रम का आज बरघोड़ा का अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। जब हम अपने किसी पुत्री का विवाह करते हैं तो वह हम सबको छोड़कर दूसरे घर को चली जाती है। यह भी ऐसा ही क्षण है, मगर इसमें हमारी बिटिया घर के साथ साथ सारे सुख को छोड़कर दीक्षा ग्रहण करेगी। आज हमारी बिटिया सर्वस्व समर्पण के साथ प्रभु पथ पर अग्रसर हो रही है। मैं बिटिया रोशनी बाफना को शुभकामनाएं भी देती हूँ। वहीं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी पूरे परिवार के इस कठिन त्याग को नमन किया। वहीं मुमुक्षु रोशनी बाफना को जीवन के इस कठिन मार्ग के लिए शुभकामनाएं दी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन ब्लॉक के एम जामगांव ग्राम में आयुर्वेदिक औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट का भूमि पूजन किया। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि क्या अब देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? यह सोचने का विषय है। छत्तीसगढ़ में आंदोलन के लिए हमने किसी को नहीं रोका, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रियंका गांधी को रोककर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उससे प्रतीत हो रहा है कि देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र के जामगांव में आयुर्वेदिक औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट का भूमि पूजन करने पहुंचे हुए थे। आयुर्वेदिक औषधि यूनिट 27 एकड़ में होगी और इसकी कुल लागत 79 करोड़ रुपए होगी। प्रथम चरण में 60 करोड़ रुपए में काम होगा। केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट 100 करोड़ रुपए की होगी और यह 83 एकड़ में होगा। इसके अलावा 17 हेक्टेयर में लघु वनोपज आधारित फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें निजी निवेशकों को औद्योगिक भूखंड CSIDC द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए यह बयान दिया है। आज जामगांव एम में 43 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन में लघु वन उपज से जुड़े हुए जितने प्रसंस्करण केंद्र हैं यहाँ खोले जाएंगे और साथ ही निजी जो भागीदार हैं उसके लिए भी सुविधा यहाँ दी जाएगी, जिसमें 17 हेक्टेयर उनके लिए है, 27 हेक्टेयर जो लघु वनोपज संघ के द्वारा बनाया जाएगा। लगभग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और इसमें करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये देश में इतने बड़े क्षेत्र में और इतने बड़े मात्रा में प्रसंस्करण होगा और इतनी बड़ी यूनिट संभवतः पहला है और इसका लाभ निश्चित रूप से जो लघु वनोपज संग्राहक है उनको मिलेगा और साथ ही नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और लोगों को छत्तीसगढ़ से निर्मित शुद्ध वनौषधि और लघु वनोपज से उत्पाद जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रोसेसिंग यूनिट आरंभ होने से 5000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ ही वनोपज संग्राहकों को अपने वनोपज के लिए बेहतर आय के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। यूनिट से होने वाले लाभ को संग्राहकों के बीच बोनस के रूप में साझा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहा, कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन वनोपज कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए यह जामगांव का यूनिट हमेशा चलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के पुलिस के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनके नाम का पुलिस अधीक्षक के द्वारा पठन किया गया। इस वर्ष देश भर में 377 पुलिस जवानों ने अपने कर्तव्य पर निछावर होकर अपने प्राणों की आहुति दी। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन अपने कर्तव्यों पर निछावर होकर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को नमन किया जाता है। वहीं एक वर्ष के भीतर शहीदों को नमन किया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज देश भर के 377 शहीद जवानों की शहादत को सलामी दी गई। इस एक वर्ष में अपने कर्तव्यों पर निछावर होकर प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए आज राजनांदगांव के पुलिस लाइन में उन्हें पुष्पांजलि दी गई। इस वर्ष राजनांदगांव में एक पुलिस जवान सहित छत्तीसगढ़ में 33 पुलिस जवानों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने शहीद पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के नामों का पठन किया और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 अक्टूबर पूरा देश भर में पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। इसी के अंतर्गत पूरा जितने भी देश भर में शहीद हुए पुलिस का उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है। आज पुलिस लाइन में भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दिया गया है पुलिस स्मृति दिवस के अंतर्गत, जिसमें टोटल 377 लोग जो है पूरे देश भर में शहीद हुए हैं और हमारा छत्तीसगढ़ में 33 और उसमें राजनांदगांव का एक जवान भी इसमें शामिल है। तो उसी के अंतर्गत में यहाँ पे पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दिया गया है। लगभग 61 वर्ष पहले अक्टूबर 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस की एक छोटी टुकड़ी के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। तभी से प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को देश भर में दिवंगत शूरवीरों की स्मृति में पुलिस विभाग के द्वारा स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन वर्ष भर में शहीद हुए जवानों को सलामी देकर पूरे देश भर के शहीद जवानों के नामों का पठन किया जाता है। राजनांदगांव पुलिस लाइन में आज सुबह सलामी परेड का आयोजन किया गया, जहां पुलिस महकमे के साथ शहीद परिवार के लोग, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों ने पुष्प अर्पण कर शहादत को नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सामाजिक सौहार्द और प्रेम के भाव को जागृत करने जिला मुख्यालय के मां भद्रकाली मंदिर प्रांगण नवीन बाजार में सद्भावना सम्मान समारोह व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के 36 समाज प्रमुखों के साथ साथ पत्रकारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का भी सम्मान किया गया।
छत्तीसगढ़ के 36 समाज प्रमुखों के साथ पत्रकारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजय बघेल सांसद दुर्ग लोकसभा थे। अध्यक्षता आशीष छाबड़ा विधायक बेमेतरा ने किया। विशिष्ट अतिथि ज्ञानेश शर्मा अध्यक्ष योगा आयोग, अवधेश चंदेल पूर्व विधायक बेमेतरा सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। कवि सम्मेलन व सम्मान समारोह के आयोजक किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा, छत्तीसगढ़ में हर समाज के लोग एक दूसरे के समाज और इष्ट देव का सम्मान करते हैं। यह सामाजिक सौहार्द आगे भी बना रहे, इसलिए सद्भावना सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 36 समाज प्रमुखों का सम्मान किया गया है। कवि अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि सुरेंद्र दुबे, रमानंद त्रिपाठी हास्य व्यंग्य कवि बेमेतरा, देवेंद्र परिहार वीर रस मुंगेली, निशा आनंद तिवारी श्रृंगार रस भिलाई, शशि भूषण स्नेही गीत एवं हास्य व्यंग्य बिलाईगढ़, रामदेव शर्मा हास्य व्यंग्य धमदा। अपने हास्य व्यंग्यों से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। इंदिरा मार्केट दुर्ग में दीपावली के अवसर पर लगाई जाने वाली पटाखा दुकानों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने फुटकर पटाखा व्यापारी संघ ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बिना लाइसेंस के फटाखा दुकान संचालित करने वाले व्यापारियों पर फुटकर पटाखा व्यापारी संघ ने आपत्ति जताई है। गौरतलब है कि दीपावली पर्व पर बाकायदा लाइसेंस धारियों द्वारा राज्य सरकार को निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से पटाकर फटाखा व्यापारी व्यवसाय करते हैं, जबकि अवैध फटाखा व्यापारियों द्वारा किसी भी प्रकार के सुरक्षा संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता एवं भीड़ भाड़ वाली जगह पर अवैध रूप से फटाके की दुकान लगाकर उसे बेचा जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका तो रहती है। साथ ही अवैध रूप से दुकान संचालित किए जाने के कारण लाइसेंसधारी फटाखा व्यापारियों के धंधे पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी शिकायत लेकर फटाखा व्यापारी संघ ने प्रशासन से मांग की है कि इस पर रोक लगाई जाए। हमारे द्वारा एसपी साहब को ज्ञापन विशेष मांग को लेकर किया गया है कि फटाखा व्यापारी जो फुटकर व्यापारी संघ है उसको गवर्नमेंट स्कूल के पीछे लगाने के लिए दिया जाता है, जो राज्य शासन और सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब समस्या ये हो गई है, पहले 120 दुकानें लगती थी, आज सिर्फ मात्र 20 दुकान में वो सीमित हो गई है। इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि धड़ल्ले से मार्केट में, इंदिरा मार्केट में, हट्टी बाज़ार में बिना किसी लाइसेंस के फटाखा दुकान लगाया जाता है, जो ठेला में, पचरी में और ऐसा भी जानने को मिला है कि लोग घर से भी व्यापार कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी घटना है। गहन आबादी वाले क्षेत्र में यदि कोई बड़ी घटना होती है तो उसका हम संज्ञान कलेक्टर महोदय, एसपी साहब सभी को सूचित करना चाह रहे हैं, ताकि ये अवैध फटाखा पर रोक किया जाए, अवैध फटाखा बिक्री पर रोक किया जाए। हमारे द्वारा रेत, पानी सभी को ध्यान में रखकर, शासन प्रशासन के नियम को, सीज फायर सभी को ध्यान में रखकर हम कार्य करते हैं। उनके द्वारा घनी आबादी वाले क्षेत्र में ईश्वर ना करे कभी कोई बड़ा घटना हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा व्यापार खत्म हो गया है, जीरो हो गया, शून्य हो गया, या हमको भी मार्केट में लगाने का अवसर दिया जाए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
सेलिब्रेशन सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कवर्धा झंडा मामले में जेल में बंद 18 लोगों को दुर्ग जेल से गुरुवार को रिहा कर दिया गया है। जेल में बंद साथियों के रिहाई के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। गुरुवार की सुबह भाजपा के कार्यकर्ताओं और बजरंग दल के लोगों का जमावड़ा दुर्ग जेल में देखने को मिला, जहां श्री राम के नारे के साथ बजरंगी पूरे जोश के साथ एकत्रित हुए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। बाद में पता चला कि कवर्धा झंडा मामले में जेल में बंद 70 साथियों में से 18 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिसकी खुशी में भाजपाई और बजरंगियों ने जेल के बाहर एकत्रित होकर अपने साथियों की रिहाई का जश्न मनाया और जेल से रिहा हुए साथियों के ऊपर फूलों की बरसात कर उनका स्वागत किया और बाकायदा बस में बैठाकर उन्हें कवर्धा की तरफ रवाना किया। जेल से रिहाई के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री ललित चंद्राकर ने बताया कि कांग्रेस अपने इरादों में कभी सफल नहीं हो पाएगी। कवर्धा में झंडा भगवा ध्वज को लेके जो विवाद हुआ, अगर वहाँ पे शासन प्रशासन अगर चुस्ती और दुरुस्त अगर देखते और वहाँ पे अगर कार्रवाई करते तो आज ये दिन शायद हमें नहीं देखना पड़ता। वहाँ भगवा ध्वज के अपमान में वहाँ पे सामने पुलिस प्रशासन खड़े होके
मुख बधिर होके उस घटना को देख रहे थे। उसके बाद भी वहाँ पे इस घटना को शांत कराने का प्रयास नहीं किए। उसी के फलस्वरूप आज वहाँ पे ये घटना हुआ। और आज हमारे वहाँ पे जो भाई लोग जो अंदर हुए थे, आज 18 भाई लोग आज बाहर आए हैं और ये खुशी की बात है। और हम यहाँ के प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ एक भाईचारा का प्रदेश है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण छत्तीसगढ़ में हमेशा बना रहता है। उस वातावरण को यहाँ की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बिगाड़ने का काम किया है। वहीं आयुष शर्मा ने भी बताया कि जेल के भीतर उन्हें किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया गया। वहाँ तो अभी वहाँ से ही सीधा यहाँ अंदर लाके डाल दिए गए थे। यहाँ लगभग हम लोग 19 दिन। फिलहाल रिहाई के बाद बजरंगियों ने आदर और सम्मान के साथ अपने सभी साथियों को कवर्धा की ओर रवाना किया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। शरद पूर्णिमा के अवसर पर छोटे पर्दे पर सर्वाधिक लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में माता सीता की भूमिका अदा करने वाली अदाकारा दीपिका चिखलिया दुर्ग के बैगापारा स्थित मिनी स्टेडियम में दिव्यांगों को संबल बनाने आयोजित कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान ग्रैंड न्यूज़ की टीम ने उनसे बातचीत की और उनके अनुभव को साझा किया। जी, आज दुर्ग शहर के मिनी स्टेडियम बैगापारा में वरुण जोशी के नेतृत्व में दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनकी हौसला अफजाई के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रामानंद सागर कृत सीरियल जो पहले आया करता था। उस सीरियल में जो माता सीता की भूमिका में थी वो आज हमारे बीच मौजूद है मैडम दीपिका जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कुछ सवालों के जवाब हम जानना चाहेंगे जो काफ़ी लोगों के मन में है। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज़ में। मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि जैसे आपने सीरियल में से अपनी शुरुआत करी थी, तो मैंने शुरुआत फिल्म से शुरू की थी। राजश्री प्रोडक्शंस की एक मूवी थी सुन मेरी लैला, जिसमें मैंने हीरोइन के तौर से मैंने काम किया था और उसमें राजकिरण थे। सीरियल तो काफ़ी सालों के बाद मैंने किया, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 साल के बाद मैंने किया। और रामायण के बाद मैंने एक टीपू सुल्तान की थी, लेकिन ये मेरा लास्ट काम था। रामायण सीरियल में आपने माता सीता की भूमिका अदा की थी और ऐसा कहा जाता है कि लोग आपको दीपिका के नाम से कम माता सीता के नाम से ज़्यादा जानते थे। तो उस वक्त जब आप बाहर निकलती थी लोगों को कैसे फेस करती थी? देखिए, क्योंकि उस दौरान उसी माहौल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे 4 साल और कंटिन्यूसली यही चल रहा था। रामायण, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान, रावण, यही सब चल रहा था। तो और क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है ये कार्यक्रम हमारा, तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगा। लेकिन सरप्राइजिंग ये हमेशा लगता था कि रोड बंद हो गए, मैंने सुना शादी के टाइमिंग, हस्तमिलाप के टाइमिंग चेंज हो जाते थे। फिर बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग आके पैर छूते। जब छोटे बच्चे छूते तो अब ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर जब बड़े छूते तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगती थी। मैडम, काफ़ी छोटी उम्र से आप काम कर रही हैं फिल्मों में, सीरियल्स में, काफ़ी सारे आपके सीरियल्स रहे हैं। तो मतलब ज़्यादा तकलीफ़ आपको किस में आई? जैसे रामायण सीरियल में शब्द और जो एकदम प्योर हिंदी थी उसे लेकर के किस तरह की दिक्कतें आई, या फिर आप उसमें मैनेज किया आपने? मैनेज तो लाइफ में आप कर ही लेते हैं, क्योंकि करना ही पड़ता है, क्योंकि वो काम है। और तकलीफ़ और मुश्किल ये सब तो आई थिंक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। वो हर एक इंसान की तकलीफ़ और मुश्किल अलग किस्म की होती हैं। जब मैंने शुरुआत की इंडस्ट्री में, मैंने सुना था कि भाई यू हैव टू लर्न उर्दू, तो आलिफ बे पे करके मैंने पढ़ना शुरू किया था, उर्दू पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि अल्फाज आपके बहुत साफ़ होने चाहिए। और थोड़े सालों के बाद मुझे रामायण मिली, मुझे दादा दादी मिली, जहाँ पे आपको शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ी थी। सो या यू हैव टू चेंज, यू हैव टू लर्न, एंड थोड़ा मेहनत करना ही पड़ता है लाइफ में। सो एंड मैं हूँ एक्चुअली इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड, तो मुझे हिंदी भी नहीं आती थी बराबर से जब मैंने फ़र्स्ट मूवी की। सो आई थिंक लाइफ में ये सब चेंजेस आते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है, पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैम, जैसे रामायण सीरियल काफ़ी पहले बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी नहीं होगा और चर्चाएं काफ़ी थी रामायण की। उसके बाद कोरोना काल के समय दोबारा फिर से रिपीट हुआ, तो उस समय कैसा मतलब अनुभव, कैसा फील किया आपने? कैसा फील किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के एज में जब रामायण आई तो एक बहुत बड़ा अंतर ये रहा कि लोगों ने मुझे भगवान बना दिया था फर्स्ट टाइम।
और सेकंड टाइम लोगों ने ये कहा कि भाई दीपिका इज़ सच अ गुड एक्टर, तो ये एक फ़र्क पब्लिक रियलाइज्ड। एंड उसके बाद मुझे भी इस बात की खुशी हुई कि जो डिफरेंस हैं दीपिका और सीता जी में, वो एक पब्लिक को एक क्लियरली उनको नज़र आने लगा, वरना दे वर ब्लाइंड, उनको बस यही लगता था कि सीता जी को तो हमने नहीं देखा तो यही सीता जी हैं, बस दिस वाज एब्सोल्युटली हाउ इट वाज। आज आप दिव्यांग बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आई हैं, किस तरह से उनका हौसला बढ़ाएंगी और आगे उनके लिए और किस तरह के प्रयास करेंगी जिससे उनको कुछ थोड़ा सा उनका हौसला बढ़ सके और वो और आगे बढ़ सके? और आगे बढ़ सके वो तो हमारी सबकी समाज में ये कोशिश होनी ही चाहिए कि हम समाज को वापस कुछ दें। आज मैं मुंबई से रायपुर और रायपुर से दुर्ग अगर आई हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा एक स्टेप है टूवर्ड्स प्रमोटिंग एनी फॉर्म ऑफ सोशल कॉज। तो मुझे लगता है कि ये मेरा एक तरीका है उनको हेल्प करने का और उनकी हिम्मत जोड़ने का। एंड कभी भी अगर कहीं पे भी कोई भी वर्ग में, सोशल वर्ग में अगर मेरी ज़रूरत पड़ी, मैंने हमेशा कहा है कि आई एम ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प एंड सपोर्ट। ये थी हमारे साथ दीपिका चिखलिया जी, जिन्होंने रामायण सीरियल में सीता की भूमिका अदा की थी और काफ़ी लोकप्रियता भी बटोरी थी। आज इन्हें दीपिका के नाम से, मेरे ख्याल से कम माता सीता के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और आज ये मिनी स्टेडियम में दुर्ग में जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है उसमें उन दिव्यांग बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आई हैं। हम उनका दिल से आभार करते हैं और ग्रैंड न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से मैडम मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति का एसआर अस्पताल के डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से सफल ऑपरेशन संभव हुआ। तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा होता है। आज हर व्यक्ति इस नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का उन्हें शिकार होना पड़ रहा है। हमें तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। दिलीपपुर पिपरिया जिला राजनांदगांव निवासी जयप्रकाश, जो काफी समय से तंबाकू का सेवन कर रहा था, उसके दाहिने गाल में कैंसर के लक्षण पाए गए। रायपुर और अन्य जगहों पर वह इस इलाज के लिए घुमाया, पर उसे एसआर अस्पताल जैसी सुविधा नहीं मिली। एसआर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उस व्यक्ति के दाहिने गाल पर कैंसर के लक्षण पाए गए थे। उसका घाव काफी बड़ा था, जिसे काटकर निकालना पड़ा। अब मरीज काफी ठीक है और सामान्य जीवन जी रहा है। यह सब एसआर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा संभव हो पाया। इस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि मरीज इसका लाभ ले सकें। दूसरा पेशेंट एक मेल पेशेंट है जिसकी उम्र 45 वर्ष है। ये काफ़ी टाइम से तंबाकू का सेवन कर रहा था और इसके दाहिने वाले गाल में कैंसर की बीमारी की शुरुआत पकड़ी गई। ये काफ़ी बड़ा घाव हो चुका था, लेकिन इसको हम लोगों ने यहाँ भर्ती करके उसका भी इलाज किया है। उस कैंसर के पोर्शन को अलग करके गर्दन का जो नीचे लिम्फेटिक्स होते हैं उसको भी क्लियर किया, जिससे कैंसर को हम लोग जड़ से निकाल सके। मरीज तीसरे दिन से थोड़ा थोड़ा खाने पीने लगा था और आज की तारीख में वो नॉर्मल खाना पीना कर रहा है, घूम फिर रहा है और उसके जो पुराने कंप्लेंट्स थे, जो कि दर्द एवं मुंह खोलने में दिक्कत थी, वो सारे अभी फिलहाल दूर हैं। इस तरह के इलाज हमारे हॉस्पिटल में किया गया। वो पेशेंट रायपुर और अन्य जगह से भी घूम कर आया था, जहाँ पे आर्थिक परिस्थिति की वजह से उसने वो करवा नहीं पाया और उसका सफल ऑपरेशन इधर करवा दिया गया। इस तरह के मरीज हिंदुस्तान में बहुत है और हमारे प्रदेश में भी बहुत है। हमारा यह एम है कि हम छोटे छोटे कैंप करके इस टाइप के मरीजों को और भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को डिटेक्ट करें और हमारे अस्पताल में लाकर उनकी चिकित्सा की जाए। अस्पताल में संपूर्ण डिपार्टमेंट्स में आयुष्मान मौजूद है और पेशेंट्स उनका लाभ उठा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ट्रेन में सफर के दौरान एक महिला दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसके रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, जिसका इलाज एसआर हॉस्पिटल में किया गया। पार्वती नामक महिला, जो साले खुर्द की निवासी है, कुछ दिनों पहले ट्रेन में सफर के दौरान उसके सिर पर सीट गिर जाने से उसके गर्दन की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। वह महिला इलाज के लिए हर जगह गई, पर उसे कोई लाभ नहीं मिला, जिसके बाद वह एसआर अस्पताल पहुंची, जिससे डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से उसका एसआर अस्पताल में अच्छा इलाज हुआ और सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो पाया, जिससे वह महिला अब सामान्य जीवन जी रही है। तो हम बैठे थे, गिर गए, सीट मेरे जब गर्दन तक
और फिर थक गए, फिर यहाँ पे आए हम लोग। एसआर अस्पताल चिखली के डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता ने बताया कि यह ऑपरेशन काफी जटिल था और उसका एमआरआई करवाया गया था। अगर इलाज में देर होती तो उसका निचला हिस्सा पैरालाइज हो सकता था, पर डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से यह ऑपरेशन सफल हो पाया। ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर ही वह सामान्य हो गई। अब महिला पहले से काफी बेहतर है और वह चल फिर रही है। इस हॉस्पिटल में मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट का भी काम देख रहा हूँ फिलहाल। विगत दिनों में एक पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती हुआ था, जिसको कि ट्रेन में सफ़र करते करते अचानक वो सीट गिर जाने से गर्दन के पिछले हिस्से में हड्डियों का फ्रैक्चर हुआ था, जो रीढ़ की हड्डी रहती, उसके वजह से नस दब रहा था और दोनों हाथों में उसकी कमजोरी आ गई थी। ये पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में जब आया, इसका तुरंत एमआरआई कराया गया, जिसमें पिक्चर पूरा क्लियर हो गया कि नस में दबाव पड़ रहा है। उसे तुरंत हमारे न्यूरोसर्जन जो हैं उनको रेफ़र करके यहीं पे ऑपरेशन इसी अस्पताल में हुआ है और ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर उसके हाथ का जो खोया हुआ पावर था वो वापस आने लग गया है। फिलहाल मरीज चलने की स्थिति में है और नॉर्मल लाइफ लीड करेगी। इस ऑपरेशन में अगर देर हो जाता तो ये दबाव के कारण शरीर का निचला हिस्सा भी पैरालाइज हो जाता और धीरे धीरे फिर उसमें रिकवरी के चांसेस कम हो जाते। तो इस ऑपरेशन काफ़ी जटिल माना जाता है, क्योंकि इसमें एनेस्थीसिया भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, चूँकि गर्दन का हिस्सा चोट खाया है। तो दोनों चीज़ें काफ़ी सफलतापूर्वक हो गई। मरीज खा पी रही है। इसका नाम पार्वती है, जो कि लगभग 37 वर्ष की है और अभी फिलहाल मैं समझता हूँ 2-3 दिन में डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश किसान कांग्रेस के संयोजक रामविलास साहू गुरुवार को बालोद पहुंचे। यहां जिला कांग्रेस भवन में राज्य सरकार द्वारा किसान मजदूरों के लिए बनाए गए कई महत्वपूर्ण योजनाओं सहित आगामी धान खरीदी के संबंध में कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की। जिला कांग्रेस भवन में राज्य सरकार द्वारा किसान मजदूरों के लिए बनाए गए कई महत्वपूर्ण योजनाओं सहित आगामी धान खरीदी के संबंध में कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों का एक एक धान का दाना खरीदने को तैयार है और लिया भी है। जितनी तादाद में केंद्र सरकार को देना था और खरीदना था, जो करार हुआ था, उससे केंद्र सरकार मुकर गई। केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र के समर्थन मूल्य में धान खरीदी करें, तभी चावल लेंगे। वहीं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार इस बार धान खरीदी के पहले से ही तैयारी कर लिए हैं और धान खरीदी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। भूपेश बघेल की सरकार किसान का एक एक दाना लेने को तैयार है और लिया है। आज हम लोग का जो मांग था, जितनी तादाद में केंद्र सरकार को देना था धान और खरीदने का जो करार हुआ था, बाद में मुकर गए। केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है। उनका कहना यह है कि आप केंद्र का जो समर्थन मूल्य है उसके आधार पर जब खरीदेंगे तो केंद्रीय पुल में आपकी चावल लेंगे, अन्यथा आपकी चावल नहीं लेंगे। जबकि समर्थन मूल्य जितने धान खरीदे जाता है केंद्रीय पुल के माध्यम से केंद्र सरकार उस धान को खरीदकर पीडीएफ के माध्यम से फिर अपनी भिजवाया जाता है। दूसरा ये जैसे तैसे खरीदी करके छत्तीसगढ़ के सरकार खरीदी कर लिया, अब उसको रखने की जो व्यवस्था है, जबकि एफसीआई के गोदामों में साफ तौर में केंद्र सरकार ने मना कर दिया, हमारी एफसीआई के गोदामों में आप धान नहीं रख सकते। इसलिए जाके ये समस्या आई और इस बार पहले से तैयारी कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसी प्रकार की धान खरीदे में आपकी चाहे बारदाना हो या धान खरीदे में समस्या नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर बाग नदी के ग्रामीणों व स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। लगभग 3 घंटे तक इस चक्का जाम में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासनिक अधिकारियों के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत बाग नदी के ग्रामीणों ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बाग नदी में शिक्षकों की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। वहीं नारेबाजी कर स्कूल में तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की गई। स्कूल के विद्यार्थियों ने कहा कि कोरोना काल के चलते पढ़ाई ऐसे भी प्रभावित है। वहीं शिक्षक के स्कूल में नहीं होने के चलते ऑफलाइन पढ़ाई करने में भी दिक्कत हो रही है। इससे पूर्व भी शिक्षक की कमी से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन यहाँ शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई, तब चक्का जाम करना पड़ा। हम इसलिए चक्का जाम किए हैं क्योंकि हमारे बाग नदी, ग्राम बाग नदी में 12 साल से मास्टर की कमी है। ये हम बताते हमको 12 साल हो गया, अभी तक हमारे गांव के लिए कोई सुनवाई नहीं की गई है। इसीलिए हम अभी 10 दिन पहले हम कलेक्टर ऑफिस में, बीओ ऑफिस में और एसडीएम के पास में गए थे, प्रस्ताव दे गए हैं। कलेक्टर जी बोले थे
कि 20 तारीख तक के यहाँ मास्टर की सुविधा दी जाएगी ऐसे करके, लेकिन अभी तक के हमको कुछ भी पता नहीं चला। हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, इनका भविष्य खराब हो रहा है, ये कहीं के नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हम ये चक्का जाम का आयोजन किए हैं। इधर चक्का जाम की सूचना मिलने पर पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और आंदोलन कर रहे स्कूली विद्यार्थियों सहित ग्रामीणों को समझाइश दी। एसडीएम अरुण वर्मा ने कहा कि शिक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, तब जाकर चक्का जाम समाप्त किया गया। देखिए, ऐसा था कि हमको आज सूचना मिली कि यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो गए सब मुख्य मार्ग पे, तो तत्काल पुलिस की टीम वहाँ पे मौके पे पहुँच गई थी। उनके द्वारा समझाइश दिया गया लोगों को कि हटाएं, पर वो नहीं हटाए। उसके बाद फिर हमारे शिक्षा विभाग से एबीओ और तहसीलदार भी पहुँच गए थे, पर फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो अभी हमने आकर बैठक की है और लोगों को अभी संतुष्ट किया है। और अभी हम यहाँ चूँकि स्कूल में शिक्षक की कमी है, तो एक वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था अभी आज ही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं भविष्य में ना आए, इसके लिए लोगों को समझाइश भी दी गई है और उनकी जो समस्याएं हैं इसको हल करने के लिए हमने तत्परता दिखाई है। जहाँ तक बात है कि आने में लेट क्यों हुआ, तो वहाँ पे एसडीओपी पहले से उपस्थित थे और तहसीलदार भी कोर्ट में बैठे थे। आज उनका कोर्ट डे रहता है, तो वो तत्काल सूचना मिलते ही पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद निराकरण कराए। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बागनदी में विगत 10 वर्षों से एक ही शिक्षक पदस्थ है, जिसमें बच्चों का भविष्य अंधकार में होने और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होते देख पालकों ने शिक्षक की मांग को लेकर वर्षों इंतजार किया, लेकिन स्कूल में शिक्षक की भर्ती नहीं हो पाई। इसके बाद अब स्कूली विद्यार्थियों व पालकों ने आंदोलन की राह अपना ली है और जल्द से जल्द शिक्षक की कमी दूर नहीं होने पर पुनः आंदोलन की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।